नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। अब जिस तरीके से आम चुनावों की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, अपना जनाधार मजबूत करने की कवायद में सभी पार्टियां जुट गई हैं, इसी कड़ी में अब नेताओं का यहां पर पाला बदलना भी या पाले बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फिर चाहे किसी राज्य की बात हो और किसी ही पार्टी की बात हो, आम चुनावों पर जब बात होती है, दिल्ली की गद्दे तक पहुंचने की बात होती है, तो पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। मतलब है कि केंद्र की सत्ता तक अगर किसी राजनीतिक दल या किसी गठबंधन को काबिज होना है तो पहले उत्तर प्रदेश को फतेह कीजिए। देश की 543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 80 सीटें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आती है, ऐसे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक दल का अच्छा खासा जनाधार है, राजनीतिक वर्चस्व सबसे ज्यादा हावी है यहां पर अन्य दलों की तुलना में, वो यहां पर आगे निकलने में सबसे ज्यादा उसकी आगे निकलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसी ही कड़ी में इंडिया गठबंधन, जिसमें 26 राजनीतिक दल एक वक्त जुड़े थे, उसके बाद 28 राजनीतिक दल हुए और फिर 28 के बाद जो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में राजनीतिक दल और भी जुड़ सकते हैं और भी विपक्षी पार्टियां जुड़ सकती है, वो जुड़ी तो नहीं लेकिन कुछ पार्टियां घट जरूर गई। सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू अलग हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी अलग हो गई। अब जब जयंत चौधरी की आरएलडी अलग होकर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई, एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी आलाकमान ने जयंत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर और बागपत लोकसभा सीट भी दे दी। दोनों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जयंत चौधरी की पार्टी की कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और ये एक बार नहीं हुआ, ये मानो एक सिलसिला सा था जो अब शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये चीज मेरठ से सामने आई, जहां पर जयंत चौधरी की आरएलडी के कई कार्यकर्ताओं ने, कई पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे विजेंद्र सिंह चौधरी, विजेंद्र सिंह ने भी पार्टी की सदस्यता छोड़ी और कुछ दिन बाद ही बसपा की तरफ से बिजनौर के लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम का ऐलान हो जाता है। इसके बाद से बागपत महिला जिला अध्यक्ष यहां इस्तीफा दे देती। तो कुल मिलाकर के जयंत चौधरी जब से एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, उनको झटके ज्यादा लग रहे हैं और इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि कैमरे के सामने खुद जयंत चौधरी ने आकर यह तक कह डाला कि जाट तो मुझसे नाराज है। वो जाट जो सबसे बड़ा, सबसे मजबूत वोट बैंक कहा जाता है जयंत चौधरी का। ऐसे में यहां अब तारीख 15 मार्च आ रही है। वो 15 मार्च जब यहां पर दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में से एक काशीराम की जयंती है। ऐसे में काशीराम की जयंती के मौके पर चंद्रशेखर आजाद रावण एक और यहां बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि इस दिन वो बड़ी घोषणा करेंगे। उनकी खुद की पार्टी का चौथा स्थापना दिवस है। साथ ही साथ मायावती को लेकर के कयास लगाए जा रही हैं कि 15 मार्च के दिन कुछ बड़ा वो खेला कर सकती है। अब ऐसे में सवाल ये बन के आ रहा है कि जयंत चौधरी, जिन्हें बेहद करीबी यहां चंद्रशेखर आजाद का माना जाता रहा है, क्या वो जिस तरीके से उनकी पार्टी के अंदर बगावती सुर देखने को मिले हैं, क्या उससे चलते, उन बगावती सुरों के चलते जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन से अपने पैर पीछे हटा लेंगे? क्या यहां चंद्रशेखर आजाद के साथ यहां पर नया मोर्चा खोल देंगे? चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी मिलकर वापस अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे? तमाम सवाल है जो पूरे सियासी माहौल पर उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से जानेंगे। सबसे पहले यहां अमन जी हमारे सहयोगी जानेंगे अमन जी से कि अमन जी, जयंत चौधरी से बात करते हैं अगर, तो एनडीए गठबंधन पे चले गए हैं। एनडीए गठबंधन 2009, 15 साल पुराना किस्सा याद आता है। 2009 आरएलडी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, 5 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की लड़ी, 5 पर जीत भी हासिल की। लेकिन 14-19 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, हाँ, सभी सीटों पर आरएलडी को हार मिली। अब जब जयंत चौधरी ने 15 साल बाद एनडीए खेमे में वापसी की है, यहां उम्मीद थी जयंत को कि बेहतर प्रदर्शन होगा, 2 सीटें मिलियन पर जीत भी हासिल कर लेंगे चुनाव परिणाम जब निकलेगा। उससे पहले पार्टी पदाधिकारी पद छोड़ रहे हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह का लगातार जिक्र आ रहा है, मायावती ने तुरंत उन्हें बिजनौर से प्रत्याशी बना दिया है। तो कुल मिलाकर के जो पूरी स्थिति जयंत को लेकर की है, क्या वो अभी भी एनडीए से हटने का मन बना सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, बिल्कुल जब कह सकते हैं कि जो जयंत चौधरी ने बीजेपी में जाने का मन बनाया, उसके बाद से ही लगातार बातें उठने लगी कि क्या उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो खुश हैं, क्या लोग इस बात से कह सकते हैं सहमत होंगे कि जयंत चौधरी बीजेपी का हिस्सा बन जाए, क्योंकि कुछ समय पहले तक जयंत चौधरी ने बीजेपी के खिलाफ
पूरी मुहिम चलाई है, किसान आंदोलन को सपोर्ट किया है, लगातार इंडिया गठबंधन में वो रहे, मजबूत करने की बात कही, सपा के साथ में 22 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। तो ऐसे में ये कयास लग रहे थे कि जयंत चौधरी किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मौका देखा कि मुझे 2 से 3 सीटें मिल रही हैं और जो मैं जीत सकता हूं, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर मैं जाऊंगा तो वोटों का कह सकते हैं समीकरण में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को फायदा होगा, इसी नाते उन्होंने 2 सीटों पर भी हामी भर दी। क्योंकि आप देखें कि समाजवादी पार्टी ने उनको 7 सीटें ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने 2 सीटों पर ही अपनी हामी भर दी। यानी कि कहीं ना कहीं ये लग रहा था जयंत चौधरी अगर 2 सीटें भी ऑफर हो रही हैं तो उनको ये मानकर चल रहे हैं कि ये सीटें वो जीत गए। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने पाला बदला, उसके बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई कि क्या जयंत चौधरी जाट जो समुदाय है उनके साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी उनसे जब पूछा गया कि आपके इस फैसले के बाद जो जाट समुदाय है वो आपसे नाराज है, तो उन्होंने कहा कि वो कभी मुझसे नाराज होते हैं तो कभी मैं उनसे नाराज हो जाता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे को मना नहीं पाते हैं। तो कहने का उनका जो अर्थ है वो यही है कि किसी भी कीमत पर वो बीजेपी के साथ ही रहना चाहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने फैसला किया उसको लेकर कई सवाल तो उठे, लेकिन इन सवालों के बावजूद उन्होंने जिस तरह से बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, उसको लेकर खासी खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अब मैं किस मुंह से बीजेपी के साथ जाने से मना करूं। तो ऐसे कई सारे तथ्य हैं जो ये बता रहे हैं कि जयंत चौधरी को साधने के लिए बीजेपी ने किस तरह की जो है रणनीति कह सकते हैं कि प्लान की, और उसके बाद उन्होंने उनको अपने खेमे से मिला लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बन रहा है, जिस तरह विजेंद्र हैं या जिस तरह कल भी हमने देखा बागपत के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने पद छोड़ा। तो ऐसे में कई सवाल उठ के अब सामने आ रहे हैं कि क्या ये जो लोग लगातार पद छोड़ रहे हैं आरएलडी से, क्या इसके बाद जो जाट समुदाय है और जो किसान लोग हैं क्या ये जयंत चौधरी का साथ देते हुए नजर आएंगे, क्या उनके साथ में खड़े होते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर जयंत चौधरी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी के साथ जो भी समर्थन में है, आपने देखा कि बीजेपी उसको 2 धड़ों में बांट देती है। आपने देखा जेजेपी के साथ में हरियाणा में ऐसे ही होता है, हमने देखा महाराष्ट्र में भी ऐसे ही होता है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ तो कई बार ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पर जयंत चौधरी कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है यहाँ से कि मुश्किलों फंसते हुए नजर आएंगे। अच्छा अमन जी, जिस तरीके से जयंत के जिक्र चला है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण अब तक भी खुलकर उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि इंडिया गठबंधन के साथ वो जा रहे हैं या अखिलेश के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर क्या तीसरा मोर्चा खोल सकते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर की स्थिति साफ नहीं हो रही है। जयंत अगर अखिलेश के साथ जाते हैं तो उन्हें 35 साल पुराना किस्सा याद दिलाया जाता है कि जब मुलायम सिंह ने आपके पिताजी सिंह को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया था, हाथों से कुर्सी छीन ली थी। तो क्या कुछ तीसरा मोर्चा खोल सकते हैं मिलकर? देखिए बहुत मुश्किल है अब, क्योंकि जिस तरह से आज़ाद ने कहा कि जयंत चौधरी ने उनसे कहा था कि भाई आओ हमारे साथ आप चलो और हम दोनों बीजेपी में शामिल होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप जाइए, क्योंकि आपकी आज़ादी है कि कहीं भी आप रह सकते हैं। तो इसकी संभावनाएं तो अक्सर बहुत कम है। लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आज़ाद जो अभी फिलहाल एक सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नगीना से उनका नाम निकल कर सामने आया, लेकिन हो सकता है कि सूबे की कुछ और सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारने के लिए वो बात करते हुए नजर आए, क्योंकि अभी भी सपा से बहुत खुश नहीं है। क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, 15 मार्च उनके लिए एक अहम दिन होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि इस दिन मैं कोई बड़ा ऐलान करने वाला हूँ, एक बड़ी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं नगीने के अंदर। तो यहाँ पर आज़ाद जो है कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और यहाँ क्या वाकई वो सपा के साथ रहना चाहेंगे या फिर जो एक कयास लग रहे हैं कि वो बीएसपी के साथ भी आ सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? फिलहाल कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। लेकिन हाँ ये भी बात सही है कि आज़ाद ने जिस तरह से कहा है कि सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कभी भी जो स्थिति जो बदल जाती है, पलट जाती है और हमें उसके साथ में चलना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने विकल्प के तौर पर खुला रखा, क्योंकि बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन भी हो चुका है इससे पहले और वहाँ पर सरकारें भी चल चुकी हैं। तो ऐसे में भी अगर एएसपी अगर जाती है बीजेपी के साथ में तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल आज़ाद ने कहा है कि हमारी विचारधारा उनसे बहुत अलग है, तो हो सकता है कि इस चुनाव में तो हमारा जो उनके साथ जाना नामुमकिन है। बिल्कुल, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का बीजेपी के साथ जाना नामुमकिन है। अब ऐसे में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो क्या समाजवादी पार्टी के जो ड्राइविंग सीट पर इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में क्या उसके साथ जाएंगे? ऐसे में नाज़मीन से जानेंगे कि नाज़मीन, जिस तरीके से चर्चा है नगीना लोकसभा क्षेत्र की कि नगीना यहाँ चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश देने का लगभग मन बना चुके हैं, लेकिन जो बात है वो फाइनल होती नजर नहीं आई है। क्या ये चीज हो सकती है कि चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत ही ज्यादा सीटों पर मांग रख रहे हो कि आपसे सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा?
देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर काफ़ी वक्त पहले ही, जब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई थी, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान नहीं किया था, मायावती ने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी गठबंधन के साथ जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान कर दिया था कि वो नगीना लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और ये सीट तो उन्हें चाहिए। तो अब वो सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किसी न किसी दल के सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी, चाहे नगीना सीट हो या इसके अलावा कई और सीटों की मांग हो। लेकिन इंडिया गठबंधन ने चंद्रशेखर आज़ाद को इनकार नहीं किया है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को साधने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर सीट देने की बात की जाती है कि नगीना सीट दे दी जाएगी। तो आप देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद एक से ज़्यादा सीटों की भी मांग करेंगे, तब भी समाजवादी पार्टी उनकी इन मांगों को पूरा करती हुई नजर आएगी। तो वही देखना है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद कल क्या कुछ फैसला लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पर अब सबकी निगाहें बनी हुई हैं, वो भी खास तौर पर कल यानी कि 15 मार्च को लेकर कि काशीराम की जयंती है और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी का चौथा स्थापना दिवस भी है। क्या कुछ बड़ा ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं? ऐसे में दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, 63 सीटें उत्तर प्रदेश में सपा ने अपने खाते में रखी है। चंद्रशेखर का साथ लेकर चर्चा है कि एक सीट पर ही बवाल है, एक अखिलेश देना चाहते हैं, चंद्रशेखर एक से ज़्यादा की मांग करें। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए, कुछ मजबूत लोकसभा में नहीं है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में भी देखें आप, केवल 3 से 4 लोकसभा सीट वर्तमान में अखिलेश के पास हैं। 5 जीती थी 2019 में, वो भी महागठबंधन में रहते हुए। तो 63 सीटें अपने पास रख रहे हैं। क्या सहयोगी दल, चाहे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की ही बात कर ली जाए, तो उन्हें इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा सीटें तो दे ही देनी चाहिए? क्या इससे चंद्रशेखर आजाद इतर यानी कि अलग राह नहीं अपना सकते? देखिए अक्षय, जिस तरीके से अखिलेश यादव के परिप्रेक्ष्य में आपने सवाल पूछा है, अखिलेश यादव पहले कांग्रेस पार्टी को जो इंडिया गठबंधन के जरिए 11 सीटें देने पर की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अजय रॉय से, प्रियंका गांधी से उनकी बात होती है, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार हो जाते हैं। एक सीट चंद्रशेखर आज़ाद को देने के लिए इसलिए तैयार होते नजर आते हैं कि वर्तमान में यदि देखा जाए तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, चंद्रशेखर का आज़ाद का जो सियासी आधार है उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े। हो सकता है कि एक सीट और दे दी जाए, यानी कि कुल 2 सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद 5 से 7 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि बिहार में चिराग पासवान, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 10 से ज़्यादा सीटों की मांग करते ऑफर उनको दिया गया था, उसके बाद दबाव बनाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भी वही टेक्निक अपना रहे हैं, यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में अब जगह खाली है नहीं और इंडिया में ही वो दबाव बना करके और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से लेना चाहते हैं। 5 सीटों पर यदि चुनाव लड़ते हैं तो अक्षय यकीन मानिए कि यहाँ पर मायावती के वोट बैंक को अच्छा खासा प्रभावित करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव को अभी उनमें उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आगामी भविष्य में चंद्रशेखर आज़ाद को साथ लेकर चलने की जो रणनीति है वो सकारात्मक रुख लेती नजर आए और यहाँ से अखिलेश यादव कुछ और सीटें भी अपने कोटे से उनको देने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर है, लगातार बात कही जा रही है, ऐसे में एक चीज़ निकल के ये भी आती है कि अखिलेश यादव को शायद इस वक्त वर्तमान में लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए, पूरे संसदीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर अखिलेश यादव को ये चीज़ नज़र नहीं आती, ये चीज़ नहीं लगती कि वे अभी इतना मजबूत जनाधार लोकसभा में आम चुनावों में जुटा पाएंगे कि एक संसदीय क्षेत्र, एक पूरी लोकसभा जीत करके वे संसद पहुंच गए। लेकिन भविष्य में नजर, अब वो भविष्य क्या यही आम चुनाव होने वाले हैं या आगे के कुछ साल होने वाले हैं? ऐसे में देखना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण या फिर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ ही चले जाएंगे या फिर इंडिया और एनडीए दोनों से अलग हटकर तीसरा मोर्चा खोलते हुए दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।